अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट तलहा चौधरी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, इल्मी सिटी रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम लेकर आता है, जो कि आप सबको जिंदगी के किसी न किसी शोबे में मुफीद साबित होता है। इसी तरह आज का हमारा टॉपिक है फिजियोथेरापी। फिजियोथेरापी क्या है, इसके थ्रू किन मरीजों का इलाज किया जाता है, कौन से ऐसे ट्रीटमेंट फिजियोथेरापी में यूज होते हैं, इन सब सवालों के जवाब हासिल करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निमरा, जो कि फिजियोथेरापिस्ट हैं और काफी हॉस्पिटल्स में उन्होंने काम किया है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर निमरा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर निमरा, सबसे पहला सवाल मेरा ये है, फिजियोथेरापी क्या है और इसमें कौन सी ऐसी मेडिसिन या ऐसी कौन सी वर्जिशें यूज होती हैं जिनसे किसी भी मरीज का ट्रीटमेंट किया जाता है? देखिए, फर्स्ट सिंपल वर्ड्स में तो ये है कि फिजियोथेरेपी एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है, जिसमें क्या कहते हैं उसे बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स की फंक्शनिंग और मोबिलिटी वगैरह की परफॉर्मेंस वगैरह जो होती है उसको इम्प्रूव किया जाता है। और मोस्टली फिजियोथेरेपिस्ट को ये कहा जाता है कि आपने क्या कहते हैं उसे बॉडी की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करना है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को देखना है और क्या कहते हैं उसे मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है। और इसमें मेडिसिन तो ये होता है कि फिजियोथेरेपी में मेडिसिन मोस्टली नहीं यूज की जाती, वो रिकमेंड नहीं करते। और ये काफी क्वेश्चन किया जाता है कि क्यों नहीं मेडिसिन रिकमेंड की जाती है वो, तो उनकी अलग ट्रीटमेंट की जाती है। ये फिजिकल थेरेपी है, एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं डिफरेंट, और इसमें मेडिसिन वगैरह का रोल नहीं होता, मेडिसिन यूज नहीं करते। और ये बल्कि प्राउड होना चाहिए कि फिजियोथेरेपिस्ट की एक मैजिकल हैंड्स है, वो अपने हैंड्स के थ्रू क्या कहते हैं उनकी पावर्स होती हैं, वो अपने हैंड के थ्रू पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। तो इसमें बुरी बात नहीं है कि मेडिसिन आप यूज नहीं कर रहे, तो इसमें बल्कि आपको प्राउड फील करना चाहिए कि हम मेडिसिन न्यू यूज करते हैं, हम पेशेंट को इसी तरह ट्रीट करते हैं। और अब जिस तरह देखें, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक बैक पेन होती है, शोल्डर की पेन होती है, अब इस तरह की पेन्स हैं। इन पेन्स में मेडिसिन का क्या रोल होता है कि वो सिर्फ क्या कहते हैं उसे पेन किलर्स होती हैं या मल्टी वाइटामिन होती हैं। अब वो क्या करती हैं कि वो पेन को तो ठीक कर देती हैं, खत्म कर देती हैं, लेकिन ये होता है कि उसका जो असल वजह होती है, उसकी जो जड़ होती है, उसको तो खत्म नहीं करती। और ये इतने कोई स्वेयर केसेस भी नहीं होते जिसमें सर्जरी वगैरह की जाए। तो सर्जरी किसमें होती है, आपको भी पता है कि वर्स्ट कंडीशन होती है जिसमें बहुत ज्यादा स्वेयर मसला बनता है, उसमें सर्जरी की जाती है। तो बैक पेन वगैरह में सर्जरी तो एडवाइजेबल नहीं होती। तो इसलिए जो बीच की जो फील्ड होती है कि मेडिसिन से भी वो ठीक नहीं हो रहा, और समटाइम जो होता है ना कि मेडिसिन दी जाए आपको, तो कुछ टाइम के लिए आप ठीक हो जाते हैं, उसके बाद आपको मसला होता है, आपकी क्या कहते हैं पेन दोबारा स्टार्ट हो जाती है। वो इसी वजह से होती है कि आपकी जो रूट होती है, जो आपकी वजह होती है डिजीज की, जो पेन की वजह होती है, वो ठीक नहीं होती। तो उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। फिजियोथेरेपी उस पेन को और उसका जो कॉज होता है, उसकी जो वजह होती है, उसको वो खत्म करता है और उसको अच्छी तरीके से ट्रीट करता है। आजकल काफी वो है ऑर्थोपेडिक में प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें क्या कहते हैं उसे ना तो सर्जरी की जाती है और ना ही क्या कहते हैं उसे मेडिसिन से वो ठीक होते हैं। तो फिर एक ही फील्ड होती है फिजियोथेरेपी का, इसमें बहुत ज्यादा रोल होता है कि फिजियोथेरेपी उसको ठीक करता है। मैम, जैसा कि आपने बात की मेडिसिन यूज नहीं होती, इसमें सिर्फ एक्सरसाइजेज के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये जो एक्सरसाइजेज के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है, उसका क्या टाइम पीरियड होता है? उसमें टाइम पीरियड टाइम कितना पीरियड होता कह है? रहे हैं आप? यस मैम। अच्छा, वो ये होता है कि डिफरेंट डिजीजेज जो सी होती है ना, उनका अपना अपना टाइम पीरियड होता है। ये नहीं होता कि आपको क्या कहते हैं, अगर एक पेशेंट को बैक प्रॉब्लम है तो दूसरे को भी बैक प्रॉब्लम है, दोनों का सेम टाइम पे खत्म हो जाएगा। या ये होगा कि नहीं, एक प्रॉपर टाइम नहीं होता, हर डिजीज का अपना अपना क्या कहते हैं उसे टाइम होता है स्पेसिफिक। अब लाइक किसी को स्केटिका का इशू है, उसको प्रॉब्लम है, तो उसमें 3 to 6 months भी लग जाते हैं। अब लाइक आप कह लें कि बैक पेन है, तो कुछ बैक पेन और ये कमर दर्द हो गई, ये गर्दन की दर्द होगी, तो ये हो जाती है ठीक ऑलमोस्ट 1 से 2 हफ्ते के दौरान में। और कुछ मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज आ जाते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं ऑलमोस्ट 1 से 2 हफ्ते में। तो हर डिजीज का अपना अपना एक टाइम पीरियड होता है। अब आप कह सकते हैं, लाइक आपको पता होगा कि ब्रेन प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आजकल हो रही हैं, बहुत ज्यादा दिमागी क्या कहते हैं उसे बीमारियां आ रही हैं, फॉलिज वगैरह बहुत है। तो हर बीमारी जो सी है वो अपना अलग अलग उसका स्पेसिफिक टाइम होता है, कुछ जल्दी रिकवर हो जाते हैं और कुछ काफी लेट रिकवर हो जाते हैं। डॉक्टर साहब भाई, फिजियोथेरापी का स्कोप क्या है? क्या फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर कहलाते हैं?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये आजकल बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिज़ियोथेरेपी डॉक्टर कहलाती है कि नहीं? कुछ स्टूडेंट्स होते हैं एडमिशन सिर्फ़ इसी बेस पे लेते हैं कि हमें डॉक्टर कहलाया जाएगा कि नहीं? तो मैं आपको ये बताऊँ कि डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी का मतलब ही ये है कि डॉक्टर हैं, ठीक है? उनके नेम में ही डीपीटी स्टैंड्स फॉर डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, उसमें नेम में ही आता है कि डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी डॉक्टर्स कहलाते हैं। और ये 2008 में डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी जो-सी है, ये डिग्री जो-सी है, ये वो अनाउंस की गई थी और एचईसी की तरफ से अनाउंस की गई थी। इसको डब्ल्यूएचओ ने भी, क्या कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको अप्रूव किया था। तो इसमें ये है कि आप लोग सर्च कर सकते हैं जिनको इश्यू हो के हमें कुछ कोई कह रहा है कि डॉक्टर नहीं कहलाते हैं वो, तो जो इस फील्ड में होता है आप लोग उससे कंसल्ट करें, उसको पता होता है कि या जो जिसने पढ़ लिया है, जो पढ़ रहा है, उसको पता होता है कि ये डॉक्टर कहलाते हैं कि नहीं, कैसी फील्ड है। आजकल लोग काफ़ी मिसगाइड वगैरह भी करते हैं कि नहीं डॉक्टर नहीं कहलाते, आप इस प्रोफ़ेशन में एडमिशन ना लें। तो हमारी पाकिस्तानी अवाम को काफ़ी इस चीज़ की, इस फील्ड की इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस इनको देनी चाहिए। और दूसरा ये कि इसमें ये 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है और 200 बेडेड हॉस्पिटल में, और ये एचईसी ने, क्या कहते हैं, उसे अप्रूव किया हुआ है। और काफ़ी ऐसी, क्या कहते हैं, प्रोग्राम्स भी हैं जिनका एचईसी ने बैन भी कर दिया था, लाइक डीडीएनएस, डॉक्टर ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन साइंसेस, एंड डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री हो गया, उसके बाद एमआईजी, ये सब चीज़ें जो सी इनको कर दिया था। लेकिन जो डॉक्टर कहलाती हैं, कुछ प्रोफेशंस है लाइक डीवीएम, एमबीबीएस, फिजियोथेरेपिस्ट कहलाते हैं, डीपीटी वाले डॉक्टर्स कहलाते हैं, डीवीएम ये हो गए, बीडीएस हो गए, तो ये लोग डॉक्टर कहलाते हैं, इसका नहीं है। और दूसरा आपने पूछा स्कोप क्या है डीपीटी का, तो मैं आपको ये कहूँ डीपीटी का बहुत स्कोप है। और डीपीटी में ये होता है कि आपको, क्या कहते हैं, उसे पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलती हैं, और 17 ग्रेड की आपको, क्या कहते हैं, उसे जॉब मिलती है हॉस्पिटल में। और आप लोगों को, क्या कहते हैं, आप लोग अपना प्राइवेट क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। देन आप लोग मेडिकल साइंसेज रिहैबिलिटेशन में काम कर सकते हैं। देन आप लोग अगर आप लोग इन क्लिनिकल फील्ड में नहीं जाना, तो आप लोगों ने उधर जाना है, प्रोफेसर वाली फील्ड में जाना है, टीचिंग वाली फील्ड में जाना है, तो वो भी फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी है। बेसिकली स्कोप इंसान खुद बनाता है। अगर आपकी ये ऐसी क्लिनिकल फील्ड है कि अगर आप इसमें, क्या कहते हैं, उसे क्लिनिकल आपकी स्ट्रांग होगी, आपको क्लिनिकल स्किल्स आती होंगी, आप अच्छा काम करते होगे, तो फिर तो आपको अच्छी तरीके से जॉब मिलेगी। आपको हर कोई रखेगा जब आपके पास स्किल्स अच्छी होंगी। तो आप लोग अपनी स्किल्स अच्छी करें, तो आपको अच्छा सीखें, प्रैक्टिकल काम करें, पेशेंट ज़्यादा से अटेंड करें, तो फिर आपको स्कोप तो ज़ाहिर-सी बात है बनता ही है। डॉक्टर साहब अगला क्वेश्चन मेरा ये है, क्या फिजियोथेरापिस्ट घर जाकर ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी पेशेंट का? देखिए, फिज़ियोथेरेपी बेसिकली तो वो घर जाके ज़्यादातर तो नहीं करते, लेकिन ये कि कुछ करते हैं, और वो भी सिर्फ़ इसलिए कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल जाने के काबिल नहीं होते, ठीक है? अब उनको ट्रीट भी करना होता है और वो जा भी नहीं सकते, और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अबव एज हो जाते हैं, मीन्स 40 प्लस हो जाते हैं, उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फिज़ियोथेरेपिस्ट होम विज़िट भी करते हैं, और जिस तरह मैंने आपको स्कोप में बताया, उसमें ये भी आप ऐड कर सकते हैं कि लाइक फिजियोथेरेपिस्ट जो उनसे हैं वो घर जाके ट्रीट कर रहे हैं, तो ये भी उनकी इनकम ही बनी ना, तो वो इस तरह भी अर्न कर सकते हैं। तो बस ये कि आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको अच्छा आना चाहिए, और आप लोग, क्या कहते हैं, घर जाके भी पेशेंट्स को डेली बेसिस पे भी ट्रीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं अपने व्यूवर्स को बताता जाऊं, आज के हमारा सेशन है फिजियोथेरेपी क्या है और इसका स्कोप क्या है, इसमें कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके मुतालिक आपका कोई भी सवाल हो तो आप लाइव सेशन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब अगला क्वेश्चन मेरा ये है, जैसा कि आजकल सर्दियों का मौसम है, इसमें जोड़ों का दर्द और मसल्स का खिंचाव आम है, तो इसमें फिजियोथेरेपी के जरिए कैसे इलाज किया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये, इसमें मोबिलिटी को इम्प्रूव करना होता है, ठीक है? मीन्स के पेशेंट सही चल फिर ले, उसके, क्या कहते हैं, उसे रुकावट वगैरह कोई ना आए। सबसे पहला फैक्टर होता है कि उसकी मोबिलिटी जो-सी है वो हमने स्ट्रॉन्ग करनी होती है, मोबिलिटी को इम्प्रूव करना होता है। अब जैसे जोड़ों में दर्द वगैरह ये सब कुछ होता है, तो अगर आपकी जॉइंट्स वगैरह में पेन होगी, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी मोबिलिटी कम है, ठीक है? अगर आपको पेन नहीं होगी, दैट मीन्स आपकी मोबिलिटी ठीक है। लेकिन अगर आपको पेन है, सर्दियों वगैरह में जोड़ों में दर्द होता है, तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो आपको, क्या कहते हैं, अगर पेन वगैरह होती है और, क्या कहते हैं, उसे ये है भी ज़रा इस तरह का मौसम,
तो आप सबसे पहले ये होता है कि आपकी मोबिलिटी कम है, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने उसको एक्सरसाइजेस करवानी है, उसको क्या कहते हैं उसे, उसकी मसल्स को स्ट्रेंथ देनी है, उसकी एक्सरसाइजेस ऐसी करवानी है, उसको पैसिव मूवमेंट्स भी आप कुछ करवाएंगे, और फिजियोथेरेपिस्ट उसको कुछ मतलब एक्सरसाइजेस सिखाते भी हैं कि आपने ये सब कुछ करना है। तो फिर उनके जो मसल्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं, और फिर इस तरह वो प्रॉपर वर्क करने लग जाते हैं, उनकी जो मोबिलिटी होती है वो इम्प्रूव करती है। तो इसमें भी फिजियोथेरेपी का काफी रोल होता है कि वो पेशेंट को दोबारा उसकी नॉर्मल पोजीशन पे लेकर आता है, उसकी मसल्स को ठीक करता है, वो प्रॉपर वर्क करने लग जाएगा। तो इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है। डॉक्टर साहब, पिछले कुछ अरसे से ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेजी से इसकी शरह फैल रही है। तो जब ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो बॉडी का ऑपरेट होता है जब ब्रेस्ट कैंसर को खत्म करने के लिए, तो इसके अंदर बॉडी में कुछ बदलाव आ जाते हैं इससे। तो इसके फिजियोथेरेपी किस तरह इसको ट्रीटमेंट करता है? देखिए, फिजियोथेरेपी का तो आजकल हर जगह बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है? हर फील्ड जो-सी है उसमें इसका बहुत ज़्यादा रोल है। अब जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर है उसमें भी इसका बहुत रोल है। अब जिस तरह कहते हैं कि ऑपरेट किया जाता है तो उसके बाद काफ़ी चेंजेज़ आती हैं। उधर मसल्स होते हैं, उधर ग्लैंड्स होती हैं, उधर क्या कहते हैं उसे, काफ़ी इस तरह के ना क्या कहते हैं उसे, हार्मोन्स वगैरह भी होते हैं। तो जब ब्रेस्ट रिमूव की जाती है तो उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आती हैं, काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं। उसमें आपके हार्मोन जो-से होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस तरह की ये चीज़ें फिर आपको क्या कहते हैं, कफ होती है, आपको ब्रीथिंग में मसला होता है, आप साँस नहीं ले सकते सही तरीके से। तो इसमें फिजियोथेरेपी का काफ़ी रोल है कि वो क्या कहते हैं उसे, उनको एक्सरसाइज़ेज़ करवाते हैं कि जिससे उनको क्या कहते हैं साँस का मसला भी ना हो, और क्या कहते हैं उसे, उनका प्रॉपर लाइफ स्पैन जितना रह गया वो कोशिश करते हैं एक्सरसाइज़ेज़ के थ्रू कि इनका जितना लाइफ स्पैन है वो थोड़ा बढ़ जाए, थोड़ा उनका लाइफ स्पैन में सर्वाइव कर सके, उनके चांसेस हों। तो इसमें 2 तरह की एक्सरसाइज़ेज़ करवाई जाती हैं, एक एरोबिक एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, दूसरा होती हैं वो वाली वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं। जो वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, उनमें आ जाता है, क्या कहते हैं उसे, वो आती हैं, जॉगिंग आ गई, इसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ेज़ आ जाती हैं इनके दरमियान। तो जो दूसरी एक्सरसाइज़ होती हैं, एरोबिक एक्सरसाइज़ होती हैं, इनमें आप जॉगिंग करवा सकते हैं, ब्रिक वॉकिंग करवा सकते हैं, इसमें स्विमिंग करवा सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज़ बहुत हेल्पफुल होती हैं पेशेंट के लिए, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, उनकी मोबिलिटी के लिए, उनको साँस का प्रॉब्लम नहीं होता, उनका वैसे भी एक्सरसाइज़ आपको पता है कि बहुत हेल्पफुल होती है हमारी बॉडी के लिए, रादर देन मेडिसिन। मेडिसिन जस्ट वक़्ती काम होता है, और एक्सरसाइज़ से ये होता है कि परमानेंट आप लोग ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए उनका चांसेस होता है इन पेशेंट्स का, कैंसर वाले के, कि वो मे बी ज़्यादा सर्वाइव कर सकें। डॉक्टर साहब, हमारे एक व्यूवर का सवाल है, हाउ कैन आई रिलीव माय शोल्डर पेन? शोल्डर पेन? यस डॉक्टर साहब। देखिए, शोल्डर पेन किसी एक वजह से नहीं होती, डिफरेंट वजह से होती है, और इस तरह तो कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होता कि वो डायरेक्ट क्या कहते हैं उसे, पेशेंट अगर बता रहा है कि मुझे शोल्डर पेन है, मुझे ये पेन है, तो इस तरह हम लोग नहीं बताते। हम लोग प्रॉपर उनको चेक करते हैं, उनको उनके मसल्स को मोबिलाइज करते हैं, देन उनको हम क्या कहते हैं बताते हैं कि आप ये कर सकते हैं, ये आप लोग पूछ सकते हैं इंसान पे डीएम करके कि किस तरह के कहते हैं उसे, हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, आप डिटेल में अपनी क्या कहते हैं बता सकते हैं, थ्रू वीडियो भी, थ्रू वॉइस भी, कि कौन-कौन सी आप लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, किधर हैं, और वो सारा हम लोग ना ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, पूछते हैं पेशेंट से कि आपका कहाँ पे क्या मसला है, और उसके अकॉर्डिंग बताते हैं। ऐसे तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि काफ़ी मतलब एक चीज़ की काफ़ी रीज़न्स होती हैं कि इधर का हम इस तरह करवा दें तो उनके और मसल्स का मसला बन सकता है। डॉक्टर साहब, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि मौजूदा दौर में कंप्यूटर का ज़माना है, तो हम कंप्यूटर जी, के जी। सामने बैठ के हर काम अपना कंप्यूटर पे करते हैं। तो मौजूदा दौर में हमारे बॉडी में बैकबोन का पेन बहुत अहम है। बहुत ज़्यादा लोगों में बैकबोन का पेन पाया जाता है। तो इसके लिए कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज की जाएँ जिनसे ये बैकबोन के पेन से रिलीफ मिल सके? देखिए, आजकल ये बैकबोन की प्रॉब्लम, और ये क्या कहते हैं उसे, जो यंग जनरेशन है उन्होंने फ़ोन तो यूज़ करना ही करना है, ठीक है? उन्होंने फ़ोन यूज़ करना है, लैपटॉप यूज़ करने हैं, काम वग़ैरह करना है, तो वो लोग झुक के करते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से उनकी कमर में पेन होती है, उनकी क्या कहते हैं उसे, नेक में पेन होती है, और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उनका बैठना उठना मुश्किल हो जाता है, उनका पोस्चर, मेन चीज़ ये होती है कि उनका पोस्चर चेंज हो जाता है, उनका पोस्चर डिफरेंट हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इससे उनको काफ़ी मसले आते हैं, नर्व डीजनरेशन हो जाती है, उसके बाद उनके मसल्स की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बैक पेन की प्रॉब्लम आ जाती है, उनकी शोल्डर की डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं।
तो ये काफ़ी क्या कहते हैं उसे हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। हमने इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का ये रोल होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट उसकी बॉडी पोस्चर को इम्प्रूव करवाता है, उसकी एक्सरसाइजेस करवाता है कि उसका पोस्चर मेंटेन हो, उसका पोस्चर ठीक हो जाए और इसकी ताकि वो बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर में हो और वो अपना काम भी कर सके, उनकी मोबिलाइजेशन भी सही हो जाए और क्या कहते हैं उनकी मोबिलिटी भी क्या कहते हैं उसे अच्छी तरीके से हो जाए, फ्लेक्सिबिलिटी हो, उनके मसल्स भी काम करें। और इसलिए क्या कहते हैं उसे फिजियोथेरेपिस्ट जो उनसे होता है उनको एक्सरसाइजेस करवाता है और उनका पोस्चर करेक्शन होता है ना कि वो झुक के काम करते हैं, उनकी पेन होती है, तो वो डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती हैं, उनके डिफरेंट कहते हैं उसे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कि क्या उन्हें प्रॉब्लम है और कितनी प्रॉब्लम है, फिर वो उसके अकॉर्डिंग होता है कि वो कितनी जल्दी रिकवर कर सकती हैं, उनके मसल्स पे डिपेंड करता है कि वो ज्यादा वीक मसल्स तो नहीं है, तो उनके अकॉर्डिंग उनको ट्रीट किया जाता है। डॉक्टर साहब, एक व्यूवर का हमारे का सवाल है, वो कह रहे हैं कि मेरी बैकबोन टेढ़ापन का शिकार है, टेढ़ापन उसमें फील हो रहा है, उसका क्या इशू हो सकता है? उनका बैकबोन पोस्चर अगर वो उनकी क्या बैकबोन टेढ़ापन आ रहा है, सांस का भी मसला उन्हें आ रहा है साथ। देखिए उनका रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो मैंने आपको बताया कि सांस का मसला जो होता है वो उनका क्या कहते हैं उसे डिस्टर्बेंस उनकी आ रही है। और दूसरा क्या कहते हैं उसे अगर उनकी बैकबोन में इशू आ रहा है कोई, तो उन्हें मेरी ये एडवाइस है कि अगर आप लोग क्या कहते हैं झुक के कोई काम करते हैं और झुक के बैठते हैं, तो वो आप ना बैठें, आप बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठें, अपना पोस्चर मेंटेन करें। पोस्चर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आप 2 घंटे भी झुक के बैठते हैं ना, तो आपकी कमर में दर्द स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपको इस तरह का इशू है, तो आप लोग अपना पोस्चर मेंटेन करें, आप लोग सीधे बैठें और सीधे उठें। कोई भी आप काम करें उसको झुक के ना करें, उसको बिल्कुल सीधे रह के करें, तो आपका क्या कहते हैं उसे ये जो मसला है वो ठीक हो जाएगा। प्रोग्राम के आखिर में डॉक्टर साहब, आप हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले ये कि डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी एक बेस्ट प्रोफेशन है, ठीक है। इधर आप ग्रूम कर सकते हैं बहुत ज़्यादा आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कुछ लोग होते हैं जो एमबीबीएस नहीं करते, बीडीएस नहीं करते, किसी का मेरिट नहीं बनता, किसी का इंटरेस्ट नहीं होता, तो उनको मैं कहूँगी उसके बाद आपके पास एक अच्छी ऑप्शन और अच्छी अपॉर्चुनिटी डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी की है, जो कि 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। बहुत अच्छी इसकी है, डिमांड भी होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में। आउट ऑफ कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा है, इधर भी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आप लोग इसमें क्या कहते हैं एडमिशन लें, अच्छी तरीके से पढ़ें, और जो पढ़ रहे हैं उनको मैं कहूँगी कि अपनी क्लिनिकल स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। आपकी क्लिनिकल स्ट्रॉन्ग होगी तो आपका पेशेंट मजबूर होगा कि वो आपके पास आके चेकअप करवाए, और एक को आप अच्छा ट्रीट करेंगे 10 और आपके पास आएंगे। अगर आप उनको नहीं सही ट्रीट करेंगे तो कोई आपके पास नहीं आएगा, फिर आपको डीपीटी करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। और एक बात, जब आप एडमिशन लेते हैं तो 60% कम से क्राइटेरिया जो उनसा होता है वो नहीं है। एचईसी की अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं उनको आपको फॉलो करना चाहिए। एचईसी के रूल्स में ये है कि 60% से कम पे सी को एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आप लोग कोशिश करें अच्छी इंस्टीट्यूट को चूज करें जो 60% पे दे रहा है। और कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी होते हैं जो अपना इंटरव्यू लेते हैं, यूएचएस से एफिलिएटेड होते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो वो भी बेस्ट होते हैं। लेकिन अगर आप एफिलिएशन में ले रहे हैं, किसी कॉलेज वगैरह में इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं, तो चेक करें कि उनका जो डिपार्टमेंट है वो वेल एस्टेब्लिश्ड है, स्टाफ अच्छा है, हॉस्पिटल आपका ठीक है। उसके बाद लैब्स आपकी जो उनसी हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। काइनी लैब, फिजियोलॉजी लैब, एनाटमी लैब, ये सारी लैब्स होनी चाहिए। अगर वो वेल एस्टेब्लिश्ड है तो फिर आप उसमें एडमिशन ले लें। बाकी डीपीटी बहुत अच्छा है, 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम विद 200 बेड हॉस्पिटल ये प्रोग्राम है। डॉक्टर्स भी कहलाते हैं, ये नहीं है कि डॉक्टर्स नहीं कहलाते, लोग मिसगाइड करते हैं। तो आप लोग इसमें एडमिशन लें, अच्छे से पढ़ें, अपने क्लिनिकल को स्ट्रॉन्ग करें। डॉक्टर साहब, आपने एडमिशन की बात किया, यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि क्या इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए भी कोई एमडी कैट या इस तरह का कोई टेस्ट देना पड़ता है? देखें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का अपना अपना हिसाब होता है। अब जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज वगैरह ये एचईसी से जो एफिलिएशन में यूएचएस से होती है, उनका अपना टेस्ट होता है यूएचएस का। कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो अपना इंटरव्यू लेती हैं, ये टेस्ट लेती हैं, लाइक एलएमडीसी हो गई, तो ये अपना अपना टेस्ट लेते हैं। और जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि 60% आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, 60 से कम नहीं होना चाहिए। और एफिलिएशन में मैं आपको बता दूं वो आ जाते हैं, जीसीयूएफ के साथ एफिलिएशन आ जाती है काफी इंस्टीट्यूट्स वगैरह की। तो बाकी आप लोग ध्यान से देख के लें एडमिशन, क्या उनका स्टाफ वगैरह अच्छा हो
और क्या कहते हैं उसे टेस्ट वगैरह उनके अपने होते हैं, उनके अपना क्राइटेरिया होता है, इंटरव्यू भी पास आपने करना होता है, तो हर एक का डिफरेंट डिफरेंट होता है, सबका सेम नहीं होता। और कुछ ऐसी होती हैं लाइक एफिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें आपको क्या कहते हैं एमडी कैट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और इसी के साथ आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर निमरा का और अपने व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे साथ रहे और हमें उन्होंने सुना, और इंशाल्लाह इल्मी सिटी का भी बहुत 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 शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया लोगों को अवेयर करने के लिए। पाकिस्तान अवाम में इतनी अवेयरनेस नहीं है फिजियोथेरेपी से रिलेटेड, तो आपका भी बहुत शुक्रिया और इल्मी सिटी का भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए सेशन और एक नए मेहमान और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।